एफसीसी आपने बना दी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन उसमें शिफ्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट को एक आपने अपैलेट फोरम तक महदूद कर दिया। इसमें इतनी चीहो पुकार क्यों है, क्या मसला है इस चीज़ में? 26th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी सुप्रीम कोर्ट को रहने दें, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। दैट अगेन हैज़ नॉट वर्कड एंड द पावर इज कंसंट्रेटेड अगेन। नाउ वंस अगेन अनदर अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, चलो इसको उठाएं और एक और नया इदारा बनाएं। एफसीसी का मार्जे वजूद में आना, वो जो एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की मुदाखलत थी उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, पॉलिटिशियंस को और पार्लियामेंटेरियंस को ज्यादा लिबरेट करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि आप जो है फ्रॉम द टॉप लेवल टू द सिविल जज के लेवल तक इस सिस्टम को बेहतर करें। अच्छा, एफसीसी आपने बना दी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन उसमें शिफ्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट को एक आपने अपैलेट फोरम तक महदूद कर दिया। इसमें इतनी चीहो पुकार क्यों है, क्या मसला है इस चीज़ में? मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल की इंटरप्रिटेशन के लिए एक ऐसा अदारा बना दिया जिसमें पार्लियामान जो है वो जुडिशल कमीशन के थ्रू कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है अपॉइंटमेंट के लिए जजेस में, तो इसमें इतनी चीखो पुकार क्यों है? अच्छा, चीखो पुकार जो है ना, ये है दिस इज पॉलिटिकल थिंग, मोर पॉलिटिकल थिंग। अच्छा, एंड देयर इज अ लेट मी कंप्लीट, देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट एज वेल। उर्दू की एक कहावत है, एक तलवार जो है वो एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फैक्टर जो यहाँ पे ऑपरेट करेगा। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, यू डू नॉट वांट टू गो विद इट because of so many political reasons, and you are formulating another court. Now another court is comprised of the same judges जो उसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, लोअर स्टेचर पे बैठे थे, आप उनको उठा के चीफ जस्टिस बना रहे हैं और जजेस बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वंस अगेन पॉलिटिक्स, नॉट द लीगल मैकेनिज्म, डन इन अ लीगल वे बट नॉट द लीगल थिंग्स। अच्छा, मुझे बात थोड़ी सी कंप्लीट यहाँ पे करना, डन इन अ लीगल वे बट नॉट द लीगल बेसिक थिंग। अब हमें ज़रूरत क्यों है सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर? जो हमारी पुरानी सुप्रीम कोर्ट थी 26th अमेंडमेंट से पहले की, दैट वाज हाइपर एक्टिव, वाइब्रेंट विद द जुडिशियल पावर, all the time interfering with the affairs of the government. Judicial activism was at its height. Doing everything, calling everyone, not showing judicial restraint at any manner. So now the political elite of Pakistan has decided कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बाद में देखेंगे, रूल्स और दुनिया की जो सेलिब्रेटेड थ्योरीज हैं उनको बाद में देखेंगे, लेट्स सेटल दिस मैटर इन अ डिफरेंट वे। एंड दे ट्राइड टू डू इट इन अ मैनर दैट, इन अ मेथड जो 26th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी सुप्रीम कोर्ट को रहने दें, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। दैट अगेन हैज़ नॉट वर्कड, दैट वाज चैलेंज्ड एंड द पावर इज कंसंट्रेटेड अगेन। नाउ वंस अगेन अनदर अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, चलो इसको उठाएं और एक और नया इदारा बनाएं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ से निकालें और यहाँ पे रख दें। देयर शुड बी नो ह्यू एंड क्राई, कोई रौला नहीं होना चाहिए। इफ द न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट decides the case in the spirit of justice, मसला तब बनेगा जब वो स्पिरिट ऑफ जस्टिस पर फैसले नहीं होंगे और पॉलिटिकल थिंग्स आएंगी, जो मेरा ख्याल से हमारा मौजू कम अज कम इस पॉडकास्ट का नहीं है कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करें। वी आर सेट टू टॉक ऑन द लॉ एंड द थ्योरीज एंड द बेसिस ऑफ दैट एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो अब आ जाए थ्योरी के ऊपर। थ्योरेटिकली पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, लेकिन हम एक पार्लियामेंट सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी है, यानी कि पार्लियामेंट सॉवरन होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे इतनी चीहो पकार क्यों है? क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती थी नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, जो उसे काम करवाता था, हुकूमतें गिरवाता था। अब पार्लियामेंट ने वो कोर्ट कंट्रोल उससे बैक अपने पास लिया है, तो उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है और पार्लियामेंट का ज़्यादा हो रहा है। तो डज दिस नॉट प्रमोट डेमोक्रेसी? कहीं ना कहीं वो आप वाली बात है कि अगर तो एफसीसी फैसले ऐसे करेगी विच आर इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, तो फिर तो दिस वुड बी अ राइट थिंग। यस, और इफ इट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ लॉ देन इट वुड बी अ रॉन्ग थिंग।
बट नॉनदलेस देखिए बुरे पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो हटाया जा सकता है आफ्टर एवरी ईयर्स इलेक्शन के जरिए। ये एक मैकेनिज्म है कि अल्टीमेट पावर रेस्ट्स विद द पीपल इन अ डेमोक्रेसी एंड द ग्रेटेस्ट चेक इज थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ द पीपल। तो जब आप एक पार्लियामेंट्री सॉवरन कंट्री में रह रहे हैं तो सॉवरन के पास तो सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। एफसीसी का मार्ज़े वजूद में आना इट विल मेरे नज़दीक ये वो जो एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की मुदाखलत थी उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, पॉलिटिशियंस को और पार्लियामेंटेरियंस को ज़्यादा लिबरेट करेगा। अब सिल्वर थ्योरी ये भी है कि सिमिलर सिस्टम इज़ वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कांग्रेस जजेस पे वोट करती है, 51 वोट 100 में से जिसके हुए वो जज नॉमिनेट हो जाता है और ही वर्क्स फॉर हिज एंटायर लाइफ टाइम। एंड दिस सिस्टम डिड नॉट यील्ड रिजल्ट्स। शुरू में इसमें भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़्यादा थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सिर्फ इसलिए बुरा कहें कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो हम इसका ये एस्पेक्ट भी देखें कि भाई अगर जहाँ पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है वहाँ नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट करके एक चीज़ तो डेफिनेटली थ्योरेटिकली एक चीज़ साबित कर ली पार्लियामेंट ने कि दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम, द पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। वो जो बड़े अरसे से जुडिशल जो सुपरमेसी चली आ रही थी वो उसको तो एक बहुत बड़ी ब्रेक लगा दी पार्लियामेंट ने और कहा अच्छा तुमने जो इतना कुछ किया था हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, वज़रा के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उस पर तो उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये जुडिशरी तो कम अज़ कम पार्लियामेंट के साथ कुछ नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं कर सकती। दिस इज़ अलार्मिंग थिंग। कुछ भी नहीं कर सकती, दिस इज़ मोर अलार्मिंग थिंग। अब इससे आगे चलें। दिस अमेंडमेंट इज़ डन इन अ लीगल मैनर, वंस अगेन आई विल बी रिपीटिंग, done in the legal manner but not the right thing and not at the right time. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक थ्योरी थी, दैट थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये है कि जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, उसका बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। पावर जो है वो डिवाइड होगी बिटवीन एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अदलिया है वो आज़ाद होगी, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर तो पार्लियामेंट ने एट इट्स ओन ये काम किया है 26th एंड 27th अमेंडमेंट, तो स्टिल ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, दैट इज स्टिल अ थ्योरी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज समथिंग कंक्रीट, इससे चेंज डिविएशन हो सकती है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी के मुताबिक तो ये पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए था। रीजन बीइंग दैट कि ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द पीपल, और अगर वहाँ पर आपको वोटिंग मिले ऑन दिस आस्पेक्ट तो फिर आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल थिंग। अब दूसरे नंबर पे आ जाए कि ये जो पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी। जुडिशरी के रिलेटेड सारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो चेंज कर दिए। लेकिन क्या ये ट्रू स्पिरिट में, डू यू रियली थिंक और द पीपल ऑफ पाकिस्तान रियली थिंक कि ये पार्लियामेंट ने खुद किया है? दिस इज $1 million क्वेश्चन। तो विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, द आंसर इज एम्फेटिक नो। ये जुडिशरी, ये पार्लियामेंट ने खुद नहीं किया। देयर इज अ बिगर प्लान एंड द पार्लियामेंट इज जस्ट वन प्लेयर। और फिर उन्होंने ये काम किया। नाउ द प्रॉब्लम, दो कोर्ट्स हैं हमारे पास, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हमारे पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह हमारे पास हाई कोर्ट्स थी और फिर हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट थी। इसी तरह से हमारे पास बहुत से और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं जिनका रोल सिरे से है ही कोई नहीं, किसी टाइम पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए गए थे, लेकिन अब वो हमारे गले पड़ गए हैं और अब हम उनको जो है वो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। कल को ये भी हमारे इसी तरह से गले ना पड़ जाए। अच्छा, वैसे आई हैव
अब बिग ब्रदर, डकी भाई वाला बिग ब्रदर, वो कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी अमेंडमेंट जो है ना, डू यू रियली थिंक वो पार्लियामेंट ने की है? ठीक है, इवन 18th अमेंडमेंट, डू यू रियली थिंक कि वो पार्लियामेंट ने खुद ही कर ली है? वो तो ये भी कहता है कि नहीं, देखिए 18th अमेंडमेंट का एक बैकग्राउंड था, उसमें जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उन्होंने रिवाइव किया था। देयर वाज अ बिग स्ट्रगल अगेंस्ट जनरल परवेज मुशर्रफ, और उस बिग स्ट्रगल के बाद अब एक थ्योरी ये भी है कि उस बिग स्ट्रगल में भी बिग ब्रदर हमारे साथ शामिल थे, बट देयर वाज अ बिग स्ट्रगल, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप दोबारा से इनग्रेव हुआ, पार्लियामेंट दोबारा से आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उनका नारा भी था है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को रिस्टोर करेंगे, एंड दे डिड एक्चुअली द सेम। और आई विल बी गिविंग एट फॉर दैट टाइम पर्टिकुलरली अ फुल क्रेडिट ऑफ डूइंग ऑल दिस टू द देन president Asif Ali Zardari, because he brought he gave away his powers. Yes, he gave away his power to the parliament. So that was the one amendment that I can recognize, and I can say that it was without the support of the establishment. Big brother. अच्छा, let's come to the, क्योंकि I am a little afraid of calling things like big brother. अच्छा, like as long as you keep them brothers, they're fine. Okay. हाँ अच्छा, I follow. अच्छा, अब आ जाए 18th अमेंडमेंट की बात हो रही थी, तो इस FCC की क्रिएशन के बाद जितने भी फेडरेशन या प्रोविंसेस के आपस में डिस्प्यूट हैं, that would be up for the federal constitutional court to decide. Definitely, because federal province का और federal government का dispute is a question of constitutional interpretation. हाँ, तो या constitutional importance का question है, तो that definitely goes to the federal constitution. अच्छा, इशू इज नॉट कि यहाँ पे आपका जो है वो प्रोविंसेस, कौन सा प्रोविंस का डिस्प्यूट आपने आज तक सुना है फेडरल के साथ? देयर इज ओनली वन डिस्प्यूट जिस पर आजकल डिबेट चल रही है, एनएफसी अवार्ड्स थे, उसके बहुत सारे डिस्प्यूट आते भी तो नहीं है ना। कालाबाग डैम का डिस्प्यूट नहीं आया, ये जो भी रिवर कनाल्स में सिंध में काफ़ी ज़्यादा वो एहतजाज हुआ था। दीज आर मोर political disputes rather than legal disputes. What is a legal dispute between a province and the parliament and the federal government? Legislation है कोई, मिसाल के तौर पे एजुकेशन पे legislation है, तो फेडरेशन जो है वो कोई ऐसी legislation करती है जो प्रोविंस के इख्तियारात में इंटरवीन कर रही है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ प्रोविंशियल एंड फेडरल रिलेशनशिप, जिसमें जो है वो दोनों पार्टीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो एजुकेशन है वो सब्जेक्ट होगी प्रोविंस का। अब फेडरेशन ऐसी लेजिस्लेशन कर रही है जो इंटरवीन कर रही है प्रोविंस की पावर्स के अंदर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसकी आप मिसाल देना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऑल द अदर क्वेश्चंस, कालाबाग डैम नहीं बना, कैनाल बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसमें पानी की डिवाइड कितनी होगी, दीज आर मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, नॉट लीगल वन। नहीं, दे आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव नॉट येट assumed the shape of a legal question. अभी तो ये political base है, लेकिन for example in future अगर हम resume करते हैं वो projects, सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें halt कर देती है from digging in the canals, तो ultimately the Supreme Court या FCC now would be deciding whether we have the right NFC के अंदर या हर जो waters हैं हमारे, हर province का एक water Definitely. का जो एक ज़हीरा वो तयन किया हुआ है कि इस प्रोविंस को इतना वाटर जाएगा, इसको इतना जाएगा। सो इफ़ वी आर इन्फ्रिंजिंग ऑन दैट अमाउंट ऑफ वाटर, या उस कनाल से पंजाब के वाटर को या सिंध के वाटर को कोई इफेक्ट होता है, तो इट वुड बी अ क्वेश्चन फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू डिसाइड। डेफिनेटली दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि ये देखें इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस में कहीं ना कहीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो एक रोल मेजर प्ले कर रही है, तो इट इज़ बाउंड फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, डिफरेंट प्रोविंसेस की जानिब से भी कोई मुखालिफ फैसला अगर आ जाता है तो। अभी तो देखें वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुछ करेगी तो फिर क्रिटिसिज्म आएगी, अभी तो उसके बनने पर ही क्रिटिसिज्म या उसके बनने की लेजिटिमेसी को ही कुछ लोग बशमूल मेरे चैलेंज कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं, बहुत सारी देयर आर सो मैनी लीगल ब्रेन्स जो ये समझते हैं कि दिस इज़ वंस अगेन क्राइसिस जिसमें पाकिस्तान जो है वो एंटर हो गया है, और इसकी आउटकम जो है वो कुछ सालों के बाद हमें मिलेगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि एट्स वन डे इट विल बी रिवर्स्ड
और यही सुप्रीम कोर्ट जो है विद इट्स ऑल माइट रिस्टोर होगी। ये कब होगी, ये कैसे होगी? ऑब्वियसली ये लीगल तरीके से होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये डिबेट से होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ मेकिंग के जो डेमोक्रेसी के मॉडर्न प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर का काम है। तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टर्निंग द टेबल्स डाउन, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ killing anyone, there is no question of breaking any buildings and all that thing. This is the question कि जिसमें जो है वो कभी ना कभी political maturity आएगी और फिर उसके बाद जो है वो लॉ में दोबारा चीज़ें चेंज होंगी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि बर्डन, पहले तो सुप्रीम कोर्ट एज अ होल जो है इट वाज अंडर अ लॉट ऑफ बर्डन। नाउ यू हैव रिड्यूस्ड मतलब उन्हीं जजेस में से आप कुछ जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी लगा रहे हैं, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है बढ़ नहीं जाएगा। तो मैंने जस्ट केम टू माई नॉलेज के 20,000 के करीब केसेस भी उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए। तो मेरा ख्याल है इसमें तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, उनको कहेंगे कि लें जी आप भी हिस्सा इसमें से जितना ले सकते हैं। Well, let me tell you one silver lining in this. One silver lining. सुप्रीम कोर्ट को आप ख़त्म कर दें, द पब्लिक डू नॉट केयर अबाउट इट एनी मोर, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिलीवरिंग जस्टिस टू द मैसेस। द जुडिशल सिस्टम इंटायरली अगर आप इसको एलिमिनेट कर दें तो पब्लिक में से कोई भी इसके लिए खड़ा नहीं होगा। शायद वकला हों, उनके हमारे इंटरेस्ट हैं, पब्लिक में से कोई इसके लिए खड़ा नहीं होगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन दिस जस्टिस सिस्टम। You and me daily goes to the court, gets adjournments, so many things, but not justice. तो लोगों में इसकी जो है वो मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं है। तो सिल्वर लाइनिंग क्या है? जो बच गया है, जो सुप्रीम कोर्ट बच गई है और उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसके नीचे तहसील कोर्ट्स हैं, सिविल जज तक, चीफ जस्टिस से लेके सिविल जज तक, देयर इज़ अ लाइन। इसको सेव करें, अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, लोगों को जस्टिस टेक्निकली नहीं, स्पीडी जस्टिस, असल जस्टिस डिलीवर करें। सूट्स को 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में ख़त्म करें। क्रिमिनल केसेस को 2 माह में 1 गो के अंदर ख़त्म करें। आप डिसाइड करें, आप लोगों के डिस्प्यूट्स को हल करें। आप जिस चीज़ के लिए बने थे, जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस पर्पस पर फोकस करें। आप थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे आपके पास पॉलिटिकल रोल है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे प्रोविंस और फेडरेशन क्या कर रही है। लेट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डू दिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि आप जो है फ्रॉम द टॉप लेवल टू द सिविल जज के लेवल तक इस सिस्टम को बेहतर करें। इस सिस्टम के अंदर अभी भी जान है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड आपको कहीं नहीं कहता कि आप 6 सालों के अंदर केस का फैसला करें। सिविल प्रोसीजर कोड आपको कहीं नहीं कहता कि आप 500, 700, 800 डेट्स के अंदर जो है वो एक सिविल कोर्ट केस का फैसला करें। अभी 3 दिन पहले हमने एक केस पढ़ा है, वो सिंपल पार्टीशन का सूट था। मैं तो चाहूँगा कि वो एक एज एन एग्जाम्पल जो है वो कोट किया जाए। 1979 से 1989 से एक लिटिगेशन पेंडिंग है पार्टीशन की। सिंपली 2 दुकानें हैं, एक घर है। 2025 के वो लिटिगेशन सॉल्व नहीं हुई। दिस इज द मेन थिंग। हमारा जो है वो ट्रस्ट क्यों नहीं रहा इस डिपार्टमेंट के ऊपर। और दिस इज अल्टीमेटली 89 से आप 36 साल तकरीबन बनते हैं, 36 ईयर्स। कितनी 100 हज़ारों के हिसाब से उसमें एडजर्नमेंट्स हुई हैं, कितने फोरम्स पे वो गया, 3 दफ़ा रिमांड हुआ है फॉर नो रीजंस एट ऑल। हम सिर्फ इतना प्रिपेयर नहीं है कि जब 1989 में ये केस हुआ था सारी चीज़ें इसको 5 या 7 दिनों के अंदर डिसाइड करते। हम 10 दिनों का ट्रायल का टाइम रखते और 10 दिनों में उसको डिसाइड करते। एपीलेट कोर्ट तब सुनती जब उसके पास टाइम था, लेकिन 10 दिनों में उसको सॉर्ट आउट करती। उसका कोई नतीजा निकला और आज तक नहीं निकला नतीजा। दिस इज द डिलेमा एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई, एंड दिस इज व्हाट इज ब्लीडिंग दिस जुडिशियल ऑर्गन। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही है।
लोगों का कंसर्न हाई कोर्ट में भी ऐसे ही है। हाई कोर्ट में आपका एमरजेंट नेचर का केस सुना जाएगा, वैसे तो नहीं, उसके बाद का सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा ये आपके बस की बात नहीं है। विद वेरी वेरी ड्यू अपॉलॉजी विद हिज लॉर्डशिप्स। आपको घर में पता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर द केसेस टुडे, तो व्हाई अ डे बिफोर इट वाज नॉट adjourned? Why that day you are lefting it over? And what is this term leftover? How it could be leftover? Why it was fixed on your roster? If you could hear only 7 cases, then why 14 are on the cause list? This is the High Court. There should be a decorum. There should be rules. There should be principles. There should be an opportunity to the councils to speak in the manner they want. Why you are interrupting? Just you are interrupting because you have so many backlog to handle. So you are asking the council, reply me this question. I've experienced this. And I have a little experience of doing court-like things. You are just interrupting the council just because keeping in mind the backlog you have to settle. Why this? Why the highest court is not setting it in a manner कि आज 7 cases सुनने हैं तो 7 ही लगें, आज 10 सुनने हैं. Why we don't have a number of the cases कि आपने आज के दिन ये वाला केस फाइल हुआ था, ये पहले फाइल हुआ तो ये पहले ही सुना जाएगा. Why not this? कोई बात नहीं, अब हाई कोर्ट के जजेस की वो ट्रांसफर भी उनकी मर्जी के बगैर हो सकती है, तो उस पे that is once again another dangerous thing. उस पे कुछ आर्टिकल much dangerous thing. Yes, आर्टिकल जो 175A है उसमें अमेंडमेंट की गई है, उसमें अपॉइंटमेंट जो है जजेस की उसके बारे में जिक्र है. उसके बाद जो ट्रांसफ़र है, तो मुझे ये बताएं कि अंडर द न्यू आर्टिकल 27th अमेंडमेंट क्या सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र में क्या चेंज किया गया है? किसके ट्रांसफ़र में? हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र में. पहले तो हाई कोर्ट के जज को किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था. तो नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट कि एक हाई कोर्ट से आपको किसी दूसरी हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है विदाउट कंसेंट. और अगर आप उसको डिनाई करते हैं तो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज रिटायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिनाइल. अच्छा. यस. And once again, this is crippling. This is administrative power. और ये तलवार होगी किसी भी जज के सर पे, हाई कोर्ट के जज के सर पे. एग्जेक्टिव इसको एक्सरसाइज करती है या नहीं करती, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. लेकिन ये तलवार तो डेफिनेटली रहेगी हर जज के सर के ऊपर कि वो अगर कोई ऐसा केस उसके सामने आ गया, बड़ा हाई प्रोफाइल है, मिसाल के तौर पे जस्ट टॉकिंग एज अ जोक, DHA का केस आ गया, तो आप उस पर फैसला नहीं करेंगे क्योंकि यू डोंट वांट टू गो टू बलूचिस्तान. कोई बात नहीं, DHA बलूचिस्तान में भी अब बनाना शुरू उन्होंने कर दिया. हर गली में DHA. So you may call it the project of Big Brother, not me. 27th अमेंडमेंट के बाद we've discussed the 27th अमेंडमेंट. इसमें जो भी मेजर चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं. अब आर्टिकल 43 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है, 243 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर इम्यूनिटी ग्रांट कर दी गई है सर्विसेज चीफ्स को. उसमें मुझे सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दें कि फील्ड मार्शल जो होता है वो बंदा होता है जो जिसने यहाँ कोई जंग जीती हो. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी चीफ. अब आर्मी और फील्ड मार्शल को इम्यूनिटी हासिल है या फिर जो CDF क्रिएट हुआ है उसको भी इम्यूनिटी हासिल है? देखिए, इम्यूनिटी का जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक यू शुड रीड दिस आर्टिकल आउट. आप पढ़ें. मेरा इस पे और एक ओपिनियन है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ 243 अमेंडमेंट. जो फौज का चीफ है, he is obliged to do basically the one main thing, that is defense of the borders of the country. So when he is doing something relevant to the defense of the border of the country, he is going to at least at maximum he is going to war with the aggressor. Like कि अभी इंडिया ने जो है वो हम पर अटैक किया एंड वी वेंट टू अटैक द इंडियंस. और उस अटैक में हमारा भी कुछ नुकसान हो सकता है. आई एम ड्राइंग अ प्रेजम्पशन कि हो सकता है कि हमारा नुकसान हो जाए. और जो प्रेजेंट सिनेरियो हुआ इसमें हमने इंडिया को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंजरी इन्फ्लिक्ट की.
अब इस दोनों चीज़ों में मुझे बताएं कि वेयर द हेड ऑफ द आर्मी नीड्स प्रिविलेज और इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की ज़रूरत है लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, जिसमें आपको जो है वो नफ़ा नुकसान देखना हो और आपसे कोई गलती हो सकती हो या हो जाए। यहाँ पे पॉलिटिकल जो आर्मी हेड्स हैं, इनको तो इम्यूनिटी की इस तरह से ज़रूरत नहीं है कि वो जो है वो उनको इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट की। स्टिल जो लॉ है एट इट्स ओन एथिकल आस्पेक्ट से, ये जो भी हो, एनालिटिकल आस्पेक्ट से ये अवेलेबल है और वो आ गया, इसके अंदर लिखा है। दूसरा उसका जो आस्पेक्ट है कि फेडरल फील्ड मार्शल जो है वो ये एक डेजिग्नेशन है ऑब्वियसली डेकोरेटेड ऑफिसर्स के लिए, डेकोरेटिंग हिम मोर फॉर द रीज़न कि उसने कुछ अच्छा अचीव किया। तो जैसे आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करे तो यू गिव हिम अ गिफ्ट। इट्स लाइक हाउ इंडिया अवॉर्डेड मेजर सैम मॉनिकशॉ आफ्टर 1971। डेफिनेटली। और वो सारी जिंदगी के लिए रहता और वो सारी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल ही रहेगा। He stays in uniform because I was hearing an interview of Sam Monisha and he told कि वो सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में है। अच्छा, उसमें मेरे इल्म में नहीं है कि वो 243 के अंदर जो है वो फील्ड मार्शल बनेगा तो वो सारी उम्र। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोई भी ओहदे डिफाइंड नहीं थे। तो फौज का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल यहाँ पे इससे पहले नहीं था। मैंने जैसे स्टार्ट में आपसे कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 पिलर्स के ऊपर जो है वो स्टेट को खड़ा करता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4th पिलर जो है वो अब शामिल है 243 की वजह से। लेकिन ये 4th पिलर को कोई 4th पिलर जो है दैट इज now the actually the army जो एग्जेक्टिव का पिलर है उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी के अब हमने 2 हेड्स बना लिए अपनी अपनी डोमेन के अंदर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे जो है वो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, ये नया जो हमने पिलर खड़ा किया है, इसका हेड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है और उसके नीचे जो है वो 2 चीफ्स और होंगे, जो एक हेड करेगा एयरफोर्स को और एक हेड करेगा नेवल फोर्स को, और उसके बाद डेप्यूटी भी कुछ। वन लास्ट क्वेश्चन, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स आपने जो कहा उससे मुझे ये मिल रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये हुई है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स इज़ नो लॉन्गर द ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। जो 3 पिलर्स थे उसके साथ एक चौथा पिलर भी खड़ा हो गया। इन देयर डिफेंस, जो कि मैंने कुछ लीगल कमेंटेटर्स को पढ़ा, तो वो ये कह रहे थे कि ऑल्दो द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फील्ड मार्शल और ये जो है ये अब नाउ स्पेसिफिकली मेंशन हो गए हैं, लेकिन इनका रोल कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हुआ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स। इनका मेंशन हुआ है, तो इनको बस इसलिए मेंशन किया गया है ताकि इनको एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन आ जाए इनके ओहदों को, उसके अलावा इनका रोल नहीं है। तो हम तो तब कहेंगे कि चौथा पिलर है। थ्योरी के अंदर तो ऐसे ही है, थ्योरी में तो ऐसे ही है, सिर्फ नाम लिखे गए हैं, ओहदे लिखे गए हैं, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट दैट सिंपल। थ्योरी में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये 3 पिलर्स होंगे, थ्योरी के अंदर तो कहीं नहीं लिखा। हमने एज्यूम किया है इसको पढ़ते हुए, इसको समझते हुए कि देयर आर 3 बिग पिलर्स। अब इसको जो भी पढ़ेगा वो इंटरप्रेट करेगा नाउ देयर आर 4 पिलर्स, और चारों पिलर्स के ऊपर अब स्टेट जो है वो चलेगी। देयर विल बी अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो डिफेंस देखेगा, देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव देखेगा, देयर विल बी 2 चीफ जस्टिसेस, चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल अफेयर्स को देखेंगे, एंड देयर विल बी पार्लियामेंट कंप्राइज्ड ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली जो लेजिस्लेशन को देखेगी। तो अब ज़हन में रखें कि दिस इज नॉट ट्राइकोटमी नाउ, दीज आर नाउ 4 पिलर्स जो ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को बनाने के लिए। दिस इज नाउ टेट्राऑटोमी, टेट्राऑटोमी होगी, whatever you call it. Adnan sir, it was lovely having you. Thank you very much for being on the podcast. See you next time. Thank you.